नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम, जहां आज हम बात करने वाले हैं नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर। हाल ही में पीएम मोदी ने यह जानकारी दी है। वहीं चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। बता दें, इस साल देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से इस साल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा का लोग स्वागत कर रहे हैं। भारत रत्न की घोषणा पर इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, जिसके चलते चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले के प्रति खुशी जताई है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी प्रधानमंत्री की ओर से लिखे एक मैसेज पर रिप्लाई करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, दिल जीत लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बधाई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों की खुशहाली के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी। चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने भी की थी। जिन लोगों को भी यह सम्मान मिला है, उन्हें बधाई। जहां तक आरएलडी के बीजेपी के साथ गठबंधन की बात की, तो ऐसा कोई जानकारी सामने नहीं आया है। यह बातें मीडिया में ही और वहीं से पता लग रही है। वहीं कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि स्वर्गीय चौधरी साहब पूरे देश के किसानों के लिए तो आदर के पात्र थे ही, लेकिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए तो घर घर के पितामह समान हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस निर्णय के प्रति गंगा जमुना के बीच के हम सबका सादर आभार। वहीं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने पर कहा, मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। साथ ही वीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना की धरती के पुत्र हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर पीवी नरसिम्हा राव की प्रतिमा स्थापित की, जिस पर आज उन्हें भारत रत्न मिला। इससे हमें बहुत खुशी है। वहीं अगर बात की जाए भारत रत्न की कि किसको दिया जाता है, और तो हम बता दें कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस सम्मान के लिए पात्र है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को किया जाता है। इसके लिए किसी औपचारिक अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है। आपको बता दें, हर साल अधिक से अधिक 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की परंपरा है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। यदि कोई पुरस्कार विजेता इसे आवश्यक समझता है, तो यह अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए कि यह सम्मान सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया। बता दें, अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आखिरी बार यह सम्मान साल 2019 में दिया गया। यह पहला मौका है जब
एक साथ 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में किसी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि किस शख्सियत को किस साल के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बता दें, राज्य सरकार भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है। आपको बता दें, वर्ष 1956, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से 70 और 1972 से 74, 1977 से 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1993, 96 और 2002, 2000 और 2010, 2020, 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया। आपको बता दें, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य करने वाले भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह सम्मान 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। वहीं 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरने के बाद भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही खेल जगत से सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वहीं अगर बात की जाए कि कितने लोगों को भारत रत्न मिलता है, तो आपको बता दें, अब तक 3 विदेशियों सहित 48 लोगों को मिला है। भारत रत्न 1955 से लेकर अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें 3 विदेशी भी शामिल हैं। आमतौर पर भारत में जन्मे नागरिकों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया था। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 जनवरी 2019 को सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, गायक संगीत निर्देशक भूपेन हाजरिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया था। वहीं देश दुनिया के इतिहास में 2 जनवरी की तारीख में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए नरसिम्हा राव की, तो नरसिम्हा राव लगातार 8 बार चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी में 50 साल से अधिक समय गुजारने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं राव को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो 8 बच्चों के पिता थे, 10 भाषाओं में बात कर सकते थे और अनुवाद के भी उस्ताद थे। वहीं नरसिम्हा राव 20 जून 1991 को, आपको बता दें कि 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जब उन्होंने पहली बार विदेश की यात्रा की तो उनकी उम्र 53 साल थी। उन्होंने 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखकर 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड बनाया था। पी रंगा राव के पुत्र स्वर्गीय पीबी नरसिंह राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय व नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। बता दें, पीबी नरसिम्हा राव के 3 बेटे और 5 बेटियां हैं, जो पेशे से कृषि विशेषज्ञ व वकील रहे। राव राजनीति में आए और कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1954 तक कानून व सूचना मंत्री, 1964 से 1968 तक कानून विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 1975 से 76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव, 1968 से 74 तक आंध्र प्रदेश के तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष और 1972 से मद्रास के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य, 1987 से
1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे और दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव गए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1978 से 79 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई व अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर हुए एक सम्मेलन में भाग लिया। राव भारतीय विद्या भवन के आंध्र केंद्र के भी अध्यक्ष रहे। वे 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई आपको बता दें कि 1984 से 31 दिसंबर तक गृह मंत्री और 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। उन्होंने राजीव गांधी सरकार के मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में पदभार संभाला। खींचतान से भरे लोकतंत्र के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नरसिम्हा राव ने 3 भाषाओं में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और वे आज के नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा जमीन से जुड़े हुए थे। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया था, जहां नरसिम्हा राव सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधार 1991 से मार्च 1992 के बीच हुआ। जब राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह ने फरवरी 1992 में अपना दूसरा बजट पेश किया, तब राव सरकार एक अल्पमत सरकार थी। सरकार की ओर से शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया था और विपक्ष में बैठे वामपंथी दल ही इनका प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विरोध था। वहीं कांग्रेस पार्टी में अर्जुन सिंह और बायलर रवि आंतरिक विरोध के प्रतीक पुरुष बन गए थे। साथ ही पार्टी की भावनाओं को भांपते हुए राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया। वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण भविष्य की जिम्मेदारियां दिया, जिसमें उन्होंने बाजार, अर्थव्यवस्था, राज्य के समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने की बात की और अपनी नीतियों के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को उद्धृत किया। वहीं यहाँ अपनी स्पीच में उन्होंने उस दूरदर्शी नीति का खाका खींचा जो समावेशी विकास की रणनीति के तौर पर जानी जाती है। वहीं अगर बात की जाए चरण सिंह की, तो चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कानून में प्रशिक्षित श्री सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की। वे 1929 में मेरठ आ गए, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। आपको बता दें 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त करा जा चुका है एवं न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार भी दिया गया है। बाद में उन्होंने संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री थे। श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री थे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया एवं 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाला। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। श्री चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की एवं उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वहीं प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी श्री चरण सिंह अपने वाक्पटुता एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। ग्रामीण दानेदारों के राहत प्रदान करने वाले विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करे, इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि राज्य भर में इसके समान जो भी है इसके समान बनाया जाए। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। श्री चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। उन्होंने कई किताबें एवं आपको बता दें कि पुस्तिकाएं भी लिखी है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सेक्टर मिनिमम को कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट रियायत आदि प्रमुख हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एमएस स्वामीनाथन की, तो केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, एमएस स्वामीनाथन ने देश में खाने की कमी ना होने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। इसे देखते हुए उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। वहीं 1947 में वह अनुवांशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गए। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपना शोध आलू पर किया। वहीं एमएस स्वामीनाथन पर परिवार वालों की तरफ से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने का भी दबाव बनाया गया था। स्वामीनाथन सिविल सेवा की परीक्षा में भी शामिल हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन भी हुआ। उसी दौरान नीदरलैंड में अनुवांशिकी में यूनेस्को फेलोशिप के रूप में कृषि क्षेत्र में एक मौका मिला। स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना सही समझा। 1954 में वह भारत आ गए और यहीं कृषि के लिए काम करना शुरू कर दिया। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। आपको बता दें, स्वामीनाथन 14 साल के ही थे जब उनके माता पिता की मौत हो गई। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। साथ ही उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्राणी विज्ञान से की। वहीं देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था, जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से कुछ पुरस्कार है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैक्सेस पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। आपको बता दें कि पिछले 28 साल में आपको बता दें कि 28 सितंबर को एमएस स्वामीनाथन को चेन्नई में निधन हो गया था। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वही देश दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया एमएस स्वामीनाथन और जिनको आज भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए जिन लोगों का ऐलान किया गया है, उनके लाइफ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। ऐसी तमाम रोचक जानकारी, ऐसी तमाम रोचक अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।